नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो सीरीज में दोस्तों हमने मुख्य रूप से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सत्येंद्र नाथ टैगोर या दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में तो दोस्तों कुछ हमें पढ़ा था। अब दोस्तों इसी कड़ी को आगे शुरू करते हुए हमने लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें देखी थी, जिसके अंदर दोस्तों हमने देखा था कि जो हमारा मुस्लिम लीग से पूर्व और उसके अलावा दोस्तों बंग बंग की एक घटना हमने पढ़ी थी। बंग बंग के उसी कड़ी के अंदर दोस्तों अब आगे इसी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों जो भी आपके प्रश्न हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और आप जो भी कमेंट करेंगे अगर जायज़ आपका कमेंट होगा तो दोस्तों हम ज़रूर उसका उत्तर इस क्लास के माध्यम से देंगे। देखिए दोस्तों, हमारी सीटी कि जो दोस्तों निःशुल्क एक तो निःशुल्क हमारी एक तो दोस्तों क्लासें आ ही रही है, और उसके अलावा दोस्तों सीटी की दोस्तों हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि दोस्तों आपको बाज़ार में अवेलेबल है। एक तो दोस्तों इसकी किताब भी आपको मिल जाएगी सीईटी की हमारी, और इसके अलावा दोस्तों हमारे ऐप के माध्यम से आपको दोस्तों 15 टेस्ट इसके अंदर करवाए जा रहे हैं, जो कि दोस्तों इसके अंदर जो फर्स्ट टेस्ट है वो एकदम फ्री है। अगर दोस्तों इसमें से कोई भी फ्रेशर है जो कि अभी इस टेस्ट को देना चाहता है तो वो फर्स्ट टेस्ट उनके लिए फ्री है। बाकी जो 5 फुल लेंथ और 10 इसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट है जो कि ऑफर प्राइस में मात्र आपको 199 में दिए जा रहे हैं। दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर दोस्तों आपने देखा था कि बंगाल विभाजन की घटना हमने पढ़ी थी, और उस बंगाल विभाजन के बारे में मोटा मोटा हमने एक बार देख लिया था कि बंगाल विभाजन की जो मूल भावना थी वो क्या थी। अब जो बंगाल विभाजन किया जा रहा दोस्तों, इसमें आप मैप के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, या इसमें बहुत सारे क्षेत्र आपको दिखेंगे। जैसे आप इसे देखेंगे तो इसमें बिहार है। अब दोस्तों अगर इसको अब 2 भागों में ऐसे बांट दिया मान लो, तो दोस्तों इधर का जो भाग है, अब ये दोस्तों अगर ये अभी जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ बंगाल है ना, जो कि उस समय के पूरे भारत के 1/3 भाग था। तो ये ध्यान रखना, उस समय के पूरे भारत का कितना भाग था, तो 1/3 भाग। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया था उसी के बारे में दोस्तों इस क्लास में आप देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों आपने तो ये जो बंगाल देखा, उस बंगाल के मैप के आधार पर अगर जब आप इसे भारत के मैप के आधार पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ से आप देखें, अब ये दोस्तों ये बंगाल 2 भागों में बटा हुआ है। अब यहाँ पर जो बंगाल है दोस्तों, यहाँ पर एक बंगाल आज भी है, जो कि बंगाल दोस्तों आज का ये जो बंगाल है, या जो ये दो बंगाल था दोस्तों, ये बांग्लादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? बांग्लादेश। एक तो ये बांग्लादेश है, इसके अलावा इसके साथ में ही दोस्तों यहाँ पर और कुछ अन्य राज्य भी हैं जो कि भारत के यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और ये जो राज्य जुड़े हुए हैं तो ये उस समय 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। अब दोस्तों आप इसे ध्यान रखे देखना, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि आज के हैं और लेकिन उस समय बंगाल विभाजन के द्वारा पूर्वी बंगाल में चले गए, कुछ पश्चिमी बंगाल में चले गए थे। तो उन्हीं के आधार पर इस चीज़ को पढ़ना है दोस्तों। देखना दोस्तों, अब यहाँ इसको 2 भागों में बांटा गया था, है ना, यहाँ तक जो कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तत्कालीन भारत का ये बंगाल दोस्तों, तत्कालीन भारत का जो कि पूरा बंगाल था, है ना, तो पूरा बंगाल तत्कालीन भारत का 1/3 भाग 1/3 भाग था। इस 1/3 भाग के अंदर दोस्तों कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो दोस्तों इसके अंदर देखो कौन कौन से राज्य इसके अंदर शामिल थे। तो आपको ध्यान रखना है, आज का ये बांग्लादेश इसके अंदर शामिल था उस बंगाल के अंदर। उसी के अंदर दोस्तों बिहार शामिल था, उसी के अंदर दोस्तों उड़ीसा शामिल था, है ना। पहले दोस्तों पूरे बंगाल की बात की जा रही है, थोड़ा उसको समझे। बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा। उड़ीसा के अलावा दोस्तों इसके अंदर आसाम शामिल था, असम, जो कि दोस्तों 1874 के आसपास बंगाल से अलग किया जा चुका था, तो असम। तथा दोस्तों +6 इसके साथ में जो दोस्तों +6 राज्य हैं जो कि आप पूर्वोत्तर के असम +6 राज्य पढ़ते हो, तो वो जैसे त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है वो। इसी के अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसी के अंदर आज का पश्चिम बंगाल, इसी के अलावा दोस्तों झारखंड। तो ये पूरे जो दोस्तों राज्य थे ये इस प्रकार पूरा एक बंगाल था। क्या था? बंगाल। और लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की, और लॉर्ड कर्जन ने जो घोषणा की दोस्तों वो की कि ये जो एक क्षेत्र है पूरे बंगाल का वो बहुत विस्तृत है, और इस पर शासन चलाने के लिए इसे 2 अलग अलग टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। और ये कर्जन की जो घोषणा हुई दोस्तों, उस कर्जन की घोषणा के बाद बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया।
ये दोस्तों तिथियां तो खैर अलग अलग है। जैसे दोस्तों बंगाल विभाजन की जो घोषणा है दोस्तों, एक तो ध्यान रखना इसमें 20 जुलाई 20 जुलाई के दोस्तों निर्णय लिया गया था बंगाल विभाजन का, दोस्तों ध्यान रखना निर्णय। फिर इसके बाद में एक तारीख आती है दोस्तों 7 अगस्त है। 7 अगस्त को दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये दोस्तों कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत यहाँ से होती है। और एक डेट दोस्तों आपको ध्यान रखनी है 16 अक्टूबर 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रवर्तन में लाया गया था। तो ये डेट है दोस्तों जिस दिन बंगाल विभाजन प्रवर्तन में लाया गया था। तो ये प्रश्न आपके कई एग्जाम में आया हुआ दोस्तों, बंगाल विभाजन प्रवर्तन में लाया गया, यानी यहां से बंगाल विभाजन शुरू हुआ। और जिस दिन दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, उसी दिन दोस्तों पूरे बंगाल में क्या मनाया गया था, शोक दिवस मनाया गया था। तो ध्यान रखना 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। अब देखिए दोस्तों पूरे बंगाल को 2 भागों में बांटा जा चुका है। बंगाल में शोक दिवस मनाया जा रहा है। उसी समय दोस्तों कुछ लोग थे जो कि इस घड़ी के अंदर भी, क्योंकि ये दोस्तों हिंदू मुस्लिमों को बांटने का पहला प्रयास था, फूट डालो राज करो की नीति का दोस्तों पहला प्रयास था। तो देखो दोस्तों ये जो बंगाल विभाजन था यह बंग भंग था। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, बंग भंग को लाया क्यों गया था, तो दोस्तों ध्यान रखना फूट डालो राज करो की नीति के कारण, फूट डालो राज करो। तो ये नीति दोस्तों इसका अनुसरण अंग्रेजों ने किया और इसी कारण 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। तो इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इसी दिन दोस्तों वंदे मातरम गीत गाया गया, वंदे मातरम गीत गाया गया, है ना। लोग घरों से निकले और निकलकर दोस्तों तिरंगा लेकर घूम रहे थे इसी दिन, है ना। और वो ये चाह रहे थे कि किसी प्रकार जो देश, ये जो बंगाल का जो पूरा राज्य है वो वापस मिल जाए। लोग क्योंकि जो जिन्हें अलग अलग किया गया था वो लोग ये चाह रहे थे कि वापस, क्योंकि ये दोस्तों प्रबुद्ध बंगाल के अंदर राष्ट्रवादी अगर आंदोलन कहीं से शुरू हो रहा था पूरे भारत में, वो बंगाल था दोस्तों। और बंगाल के अंदर जो आग लगी हुई थी राष्ट्रवाद की, उस राष्ट्रवाद की आग को दोस्तों तोड़ने के लिए प्रबुद्ध वर्ग अगर कोई कहीं पर था तो वो बंगाल में था। और उसको अलग करने के लिए ये पहली बार प्रयास किया गया 1905 में, और ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों शोक दिवस मनाया गया, वंदे मातरम गीत गाए गए लोगों के द्वारा। इसी दिन दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाया। और इसी के अलावा आपको और चीजें ध्यान रखनी है, जैसे इसी दिन बंगाल के अंदर, संपूर्ण बंगाल के अंदर दोस्तों स्वदेशी की जो भावना थी वो तीव्र हुई। यानी लोग अब विदेशी जो शासन था उस विदेशी शासन से तंग आ चुके थे। विदेशी शासन का अंत करने के लिए उन्होंने स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया। अब स्वदेशी को अपनाने के साथ साथ उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भी बात इसके अंदर की। तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भी बात दोस्तों इसी समय की गई। अब देखिए दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रवर्तन में आ गया और शोक दिवस मनाया गया, वंदे मातरम गीत गाए गए, रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाया। इसी समय आपको ध्यान रखना दोस्तों, लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा पहनाया, अपने घरों पर तिरंगा फहराया। तो ये ध्यान रखना, लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा भी इसी दिन फहराया था। तो ये दोस्तों 1905 का बंगाल विभाजन था। लेकिन दोस्तों ये जो बंगाल विभाजन किया गया, इस बंगाल में दोस्तों कौन कौन सी जगह शामिल हुई तो उसके बारे में देखना दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो बंगाल है दोस्तों ये 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में। अब ये बंगाल, इधर का बंगाल पूर्वी बंगाल है, इधर का बंगाल पश्चिमी बंगाल है। भारत के मैप पर देखोगे, मेरी बात सही से सुनना,
अगर आप भारत के मैप पर देखोगे तो भारत के मैप पर तो दोस्तों आपको अलग अलग दिखेंगे। ये भारत के मैप पर अगर देखेंगे तो ये तो इधर जो बंगाल दिख रहा है वो किधर दिखेगा दोस्तों आपको, पूर्वी भाग में, है ना। अब ये जो आप आज जो भारत के अंदर बंगाल है दोस्तों, वो है कौन सा, आज आप उसे कहते हो पश्चिम बंगाल। क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल। लेकिन भारत के मैप पर अगर उसकी दिशा देखेंगे तो वो पूर्वी दिशा के अंदर है, यानी ये ईस्टर्न, ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, और ये दोस्तों आपका साउथ। तो इसके अंदर देखोगे तो ये पूर्वी दिशा में आपको दिखेगा। लेकिन उस समय किए गए कर्जन के बंटवारे या विभाजन के कारण ही दोस्तों ये जो बंगाल है ये दो भागों में टूट गया। और ये दो भागों में टूट कर देखो, ये एक तो आज आपका बांग्लादेश बन गया जिसकी राजधानी चट्टगांव, ये दो ढाका है, और दूसरा आपका दोस्तों ये पश्चिम बंगाल बन गया। तो ये पश्चिम बंगाल तो भारत में है, और ये पूर्वी बंगाल जो कि आज क्या बन गया दोस्तों, बांग्लादेश। तो ये ध्यान रखना, ये बांग्लादेश बन गया, है ना। अब देखिए दोस्तों, बांग्लादेश, है ना। तो अब देखो दोस्तों, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905। अब इस बंगाल विभाजन के तहत दोस्तों बंगाल को दो भागों में बांटा गया, है ना। एक दोस्तों इधर आएगा आपका पश्चिम बंगाल, जो कि आज का दोस्तों पश्चिम बंगाल था, है ना, आज का पश्चिम बंगाल। तो एक बनाया पश्चिम बंगाल और एक बनाया अंग्रेजों ने या लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल, है ना, पूर्वी बंगाल। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से के अंदर कौन कौन सा राज्य वर्तमान का कौन कौन सा राज्य था। तो इसके अंदर पश्चिम बंगाल में देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, तो ये ध्यान रखना आज का पश्चिम बंगाल इसमें शामिल था, है ना। तो दो भागों में बांटा है, एक पश्चिम बंगाल ये था और एक पूर्वी बंगाल था। अब देखें दोस्तों, अब इनके अंदर कौन कौन से राज्य शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल शामिल हुआ, पूर्वी, अब देखिए दोस्तों इसी के अंदर झारखंड शामिल था, झारखंड, इसी के अंदर दोस्तों बिहार शामिल था, बिहार शामिल था, इसी के अंदर दोस्तों उड़ीसा शामिल था। क्या शामिल था दोस्तों, उड़ीसा। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे प्रमुख राज्य थे। और दोस्तों इस राज्यों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यहाँ जो ये राज्य थे, ये राज्य दोस्तों लगभग यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 5 करोड़ 40 लाख थी। तो ध्यान रखना 5 करोड़ 40 लाख। पश्चिम बंगाल की जो जनसंख्या है 5 करोड़ 40 लाख थी, और इसकी जो राजधानी बनाएगी दोस्तों वो कलकत्ता बनाई गई। तो ये ध्यान रखना, इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी, कलकत्ता बनाई गई थी। इधर पूर्वी बंगाल के अंदर देखें दोस्तों, तो पूर्वी बंगाल के अंदर कौन कौन सी जगह शामिल थी। तो पूर्वी बंगाल में दोस्तों असम शामिल था, असम के अलावा दोस्तों चटगांव शामिल थे, चटगांव। इसी के अलावा दोस्तों ढाका शामिल था, चटगांव, ढाका। इसी के अलावा दोस्तों असम के साथ जो 6 अन्य आपके पड़ोसी राज्य थे, जो कि दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ दोस्तों आपको ध्यान रखना, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुराचल, और इसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ये कुछ जो प्रमुख रूप से पूर्वी बंगाल में शामिल थे। अब जो पूर्वी बंगाल था दोस्तों, इस पूर्वी बंगाल के अंदर कितनी जनसंख्या थी, तो ये आपको ध्यान रखना 3.10 करोड़। तो 3.10 करोड़ का मतलब 3 करोड़ 10 लाख जनसंख्या थी। अब इनकी भी विशेषता है दोस्तों, इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता है कि दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग हिंदू थे और कुछ लोग मुसलमान थे। लेकिन इनकी जनसंख्या के आधार पर देखें तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर पूर्वी बंगाल के अंदर हिंदू लोग दोस्तों अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम लोग बहुसंख्यक थे। तो देखिए दोस्तों तो यहाँ दोस्तों पश्चिम बंगाल में कुल जनसंख्या देखिए 5 करोड़ 40 लाख, और दोस्तों इसके अंदर से दोस्तों हिंदू कितने थे, तो हिंदू लगभग 4 करोड़, लगभग 4 करोड़, 4 करोड़ 20 लाख मिलते हैं, लेकिन आप 4 करोड़ ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर मुस्लिम
मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ या 90 लाख मिलती है ना, तो 90 लाख है, 90 लाख। तो इस कारण दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू क्या है, तो हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू बहुसंख्यक। तो हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है और मुस्लिम अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक सा ध्यान रखना है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक। और जब इधर की बात करें दोस्तों, तो ये जो 3 करोड़ 10 लाख है, इसमें से 1.80 करोड़ मुसलमान, 1.80 करोड़ मुसलमान, और इसके अलावा दोस्तों 20 करोड़ हिंदू। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर 3.10 करोड़ है, ये तो दोनों मिलाकर ही 3 करोड़ हुए। और भाई दूसरी जो जातियां हैं वो भी थी, है ना, तो दूसरा जो संप्रदाय है वो भी इसके अंदर शामिल था। तो 1.80 करोड़ मुसलमान और 1.20 करोड़ हिंदू। तो दोस्तों यहाँ जो मुसलमान थे वो बहुसंख्यक थे। कैसे थे? बहुसंख्यक। तो यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक थे और हिंदू कैसे थे दोस्तों? यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। तो इस प्रकार दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और स्वदेशी आंदोलन के ही तहत दोस्तों विभिन्न जो राजकीय या जो विभिन्न दोस्तों विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया, अदालतों का बहिष्कार किया गया, इसके अलावा उपाधियों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी जो भी कोई वस्तु होती तो उसका बहिष्कार किया गया। अब दोस्तों इस बहिष्कार के भी दोस्तों 2 प्रकार थे। अब इस बहिष्कार के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे लोग थे जो कि ये चाहते थे कि ये बहिष्कार सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, और उग्रवादी लोग कुछ ऐसे थे जो कि ये चाहते थे, या जो दोस्तों गरम दल के कुछ नेता थे वो ये चाहते थे कि ये जो बहिष्कार है ये पूरे भारत के अंदर फैले। तो इसी प्रकार दोस्तों अब आगे देखें तो ये तो आपने देखा कि किस प्रकार अलग अलग जगह पर ये बंगाल 2 भागों में बट गया था। लेकिन खैर दोस्तों आज का जो बांग्लादेश है उसके अंदर दोस्तों ढाका, चटगांव और कुछ आज का बांग्लादेश भी इसी के अंदर है ना। तो आज का बांग्लादेश, तो ये आज का बांग्लादेश कौन सा कहलाता है? पूर्वी बंगाल, और पश्चिम बंगाल तो भारत में है ही। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गई इनकी बात। अब इसके बाद में दोस्तों क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हो गया, और बंगाल विभाजन दोस्तों सांप्रदायिकता की पहली चिंगारी थी, और सांप्रदायिकता की जो फूट डाली अंग्रेजों ने, या अंग्रेजों का जो मंतव्य था कि फूट डालो राज करो, और उसकी दोस्तों यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। अब दोस्तों 1905 के सांप्रदायिक या 1905 के बंगाल विभाजन, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस के बाद कांग्रेस के दो दल बने। अब देखो दोस्तों ये जो बंगाल विभाजन किया ये किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। और इस 1905 के बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस के 2 दल बन गए। 2 दल का मतलब है कुछ व्यक्ति तो थे कि जो ये चाहते थे कि ब्रिटिश जो शासन है उसी के तहत अपने जो न्याय जो प्रणाली है उसको स्थापित किया जाए और उनके अधीन ही कार्य किया जाए। लेकिन कुछ उग्रवादी लोग भी थे जो ये चाहते थे कि ये इस ब्रिटिश शासन जो कि भारतीयों के लिए अच्छा नहीं है। तो देखो दोस्तों अब ये जो दोस्तों 1905 का दौर है उससे पहले अगर 2 भागों में इसको बांटे अपन, तो दोस्तों ये 2 भागों के अंदर इस प्रकार निकलेगा। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1905 तक के अगर के दौर को देखा जाए तो दोस्तों ये दौर था उदारवाद का दौर, उदारवादी दौर, है ना। और 1905 के बाद का दौर देखा जाए, 1905 से लेकर 1919 तक का दौर अगर देखा जाए तो दोस्तों ये जो दौर था ये था उग्रवाद का दौर, उग्रवादियों का दौर या उग्रवाद का दौर। अब दोस्तों इसके अंदर विशेषता क्या है कि 1905 तक आते आते, क्योंकि 1885 से लेकर 1905 तक लगभग 20 साल पूरे हो चुके थे, और इस 20 सालों के दौर तक अब तक उदारवादियों को मूलभूत जो सफलता है या जो वास्तविक सफलता वो हासिल नहीं हुई। और ये दोस्तों जो उग्रवादी लोग थे, ये उग्रवादी लोग दोस्तों मुख्य रूप से तुरंत या बहुत जल्दी या शीघ्र
भारत में स्वतंत्रता चाहते थे और इसी कारण दोस्तों इनमें उत्पन्न होंगे मतभेद। और ये मतभेद दोस्तों आप यहां से ही देखना शुरू करोगे। अब दोस्तों 1905 के अंदर क्योंकि बंगाल विभाजन हो चुका है और 1906 के अंदर होगा दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन। जब 1906 का दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उस कलकत्ता अधिवेशन के समय इस नरम दल और गरम दल में पहली बार विभेद देखने को मिले। गरम दल के लोग लाला लाजपत राय को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल के लोगों के प्रभाव के कारण 1906 में दादा भाई नौरोजी को कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया और इन्हें शांत कर दिया गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि एक बार उठा हुआ गुब्बार अगर बाहर उठता है तो वो एक बार में शांत नहीं होता है। और दोस्तों इन्होंने ये 1906 के अंदर तो ये मान लिया है कि चलो ठीक है, इस बार लाला जी को अगर इन्होंने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर खड़े होंगे। और 1906 के बाद 1907 में ये गरम दल के लोग फिर खड़े हुए और 1907 के अंदर इन्होंने फिर पैरवी की कि लाला जी या लाला लाजपत राय को फिर बनाया जाए। लाला लाजपत राय को नहीं तो इधर इनके जो अन्य नेता थे उनको बनाया जाए। लेकिन दोस्तों गरम दल के इन नेताओं के सुझाव को नरम दल के लोगों ने नहीं माना और रास बिहारी घोष को इन्होंने 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया। अब दोस्तों 1906 में नहीं बनाया, 1907 में नहीं बनाया। और दोस्तों ये गरम दल के लोग चाहते थे कि इनका कोई नेता जो कि भारत में तीव्र सुधारों की मांग कर रहे थे और ये चाहते थे और इनके आधार पर ये अपना नेता स्वीकार कर रहे थे। तो इनका जो नेता है दोस्तों वो नहीं बना, तो इन्हें दोस्तों बहुत बुरा लगा। और जब इनका स्वयं का नेता नहीं बना तो इसके कारण ये चाहते थे कि अब जब हमारा नेता नहीं बना तो हम हमारा दल अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों 1907 की सूरत अधिवेशन से इन दोनों दलों के अंदर विभेद उत्पन्न हुई। तो कुछ आपसे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा नेता गरम दल के हैं, कौन से नरम दल के हैं। तो देखिए दोस्तों 1885 से 1905 का उदारवादी दौर और 1905 से 1919 का उग्रवादियों का दौर। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना कि कुछ नेता उदारवादी थे और उदारवादी नेता कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, जिसे आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। पिछली क्लास में आपने पढ़ा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये कुछ ऐसे प्रमुख थे जो कि दोस्तों उदारवादी नेता थे। तो उदारवादियों के अलावा दोस्तों अब देखिए उग्रवादी नेता कौन कौन से थे। तो तीन तो आप पहले ही जानते हो दोस्तों, तीन नेता कौन कौन से हैं। तो एक लाल बाल पाल में आप पढ़ते हो। तो पहला दोस्तों लाला लाजपत राय। दूसरा दोस्तों इसी के अंदर बाल का मतलब क्या है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। और तीसरा दोस्तों आप इसी के अंदर पढ़ते हो विपिन चंद्र पाल। चौथा दोस्तों राम नारायण घोष। राम नारायण बोस। अरविंद घोष। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख नेता थे जो कि भारत के अंदर उग्रवादी थे या उग्रवाद या दोस्तों गरम दल के नेता थे। इनके जो दोस्तों प्रभाव थे, उन प्रभावों को दोस्तों ध्यान रखना है कि इनका जो प्रभाव था दोस्तों ये गरम था। कैसा स्वभाव था? गरम। और इसीलिए इसको गरम दल कहा गया। ये उदारवादी लोग थे, इनका स्वभाव दोस्तों उदार था, तो इनको उदारवादी या नरम कहा गया। कैसा कहा गया? उदारवादी, या दोस्तों इन्हें कहा गया दोस्तों नरम। कैसा कहा गया? उदार या नरम।
तो नरम थे, और नरम का मतलब क्या दोस्तों, ब्रिटिश शासन के प्रति नरम थे, और इसी कारण दोस्तों इनके अंदर विभेद देखा गया। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो उदारवाद था, इस उदारवाद की आलोचना की, है ना। इसी के अंदर दोस्तों आप एक और पढ़ते हो, 5 तो ये हो गए, छठा है दोस्तों इसके अंदर अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त, तो ये प्रमुख है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, अश्विनी कुमार दत्त, है ना। अब दोस्तों जब उदारवादी लगभग 20 सालों तक कांग्रेस का नेतृत्व कर चुके हैं, तब उग्रवादियों को लगा कि यार इनके प्रभाव के कारण तो हमें भारत में सफलता मिलने से रही, क्योंकि ये जो उदारवादी चाहते थे दोस्तों, ये चाहते थे कि ब्रिटिश शासन ही भारत के लिए श्रेष्ठ है, और इसी कारण दोस्तों इन्होंने, उग्रवादियों ने तीव्र मांग की। और दोस्तों अब देखो इनमें से उग्रवादियों के क्या क्या कथन है, तो देखें दोस्तों, उग्रवादियों ने उदारवादियों के बारे में, उदारवादियों और कांग्रेस के बारे में, उदारवादियों और कांग्रेस के बारे में, उदारवादियों और कांग्रेस के बारे में उग्रवादियों के मत, उग्रवादियों या गरम दल का मत, गरम दलीय नेताओं का मत, गरम दलीय नेताओं का मत, तो इनके क्या क्या मत रहे हैं, है ना। देखिए दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी, और बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कह रहे हैं इनके बारे में, बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय क्या कह रहे हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों इसके बारे में क्या कह रहे हैं, और बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों उदारवादियों के बारे में क्या कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उदारवादियों को कहते हैं कि दोस्तों ये उदारवादी पदों के भूखे हैं। क्या कहते हैं, ये कहते हैं कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे, तो ये पदों के भूखे बता रहे हैं, है ना। देखिए दोस्तों, और दूसरा नंबर पर ध्यान रखना दोस्तों, विपिन चंद्र पाल, ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं दोस्तों, विपिन चंद्र पाल इन नेताओं के बारे में क्या कहते हैं, जो कि उदारवादियों के और जो कि 15 से 20 सालों तक ये जो शासन कर चुके थे। तो विपिन चंद्र पाल कहते हैं कि ये विभिन्न अवस्थाओं में अयोग्यता का, विभिन्न अवस्थाओं में अयोग्यता के लिए, विभिन्न अवस्था में अयोग्यता के लिए सुअवसर था। तो ये बात कौन कहते हैं दोस्तों, विपिन चंद्र पाल। तीसरा दोस्तों ध्यान रखना, अश्विनी कुमार दत्त, और अश्विनी कुमार दत्त क्या कहते हैं दोस्तों, ये दोस्तों अधिवेशन होते थे उनके लिए कहते हैं 3 दिन का तमाशा। क्या कहते थे, 3 दिन का तमाशा, इनके द्वारा 3 दिन का तमाशा बताया गया है ना। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख नेता हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे दोस्तों देखना, तो ये दोस्तों तो प्रमुख नेता के बारे में आपको ध्यान रखना, अश्विनी कुमार दत्त का पूछा गया, विपिन चंद्र पाल का द्वारा पूछा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, है ना। जैसे तिलक की बात करते हैं दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के लोगों को जो अधिवेशन होता था उसके बारे में कहा कि ये जो आप अधिवेशन कर रहे हो तो साल भर में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है, इसके लिए अनवरत और निरंतर संघर्ष किया जाना चाहिए। तो तिलक के बारे में देखो दोस्तों, तो तिलक भी दोस्तों कौन से नेता हैं, उग्रवादी नेता हैं, है ना। तो नंबर 4 तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और तिलक क्या कह रहे हैं दोस्तों, और तिलक कह रहे हैं दोस्तों वर्ष भर में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, मेंढक की तरह, वर्ष भर में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा।
तो ये बातें किसने कही थी दोस्तों? ये बात कही थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। और तिलक दोस्तों प्रखर आलोचक थे और दोस्तों उदारवादियों के। और बाल गंगाधर तिलक जो कि दोस्तों आप इनमें लाल बाल पाल के अंदर जो प्रमुख स्थान है वो बाल गंगाधर तिलक का। लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय भी दोस्तों उदारवादियों की प्रमुखता से आलोचना करते हैं, है ना। तो ये दोस्तों उदारवादियों की जो उपलब्धियां जो दोस्तों कम रही उसके बारे में दोस्तों उनकी आलोचना ये करते हैं। अब देखिए दोस्तों उदारवादियों तथा उग्रवादियों में क्या प्रमुख अंतर थे, ये तो उनके द्वारा आलोचना की गई थी। अब देखिए दोस्तों प्रमुख अंतर, उग्रवादी या गर्म दल, है ना। और ये दोस्तों इधर आएगा उदारवादी या नरम दल। अब दोस्तों इसमें मूलभूत अंतर इनके अंदर क्या थे, क्यों सूरत अधिवेशन में इनके मध्य विवाद उत्पन्न हुआ, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, है ना। पहला जो सबसे प्रमुख अंतर था, उग्रवादी थे दोस्तों वो तीव्र भारत के अंदर तीव्र विकास और दोस्तों तीव्र स्वतंत्रता चाहते थे। और उदारवादी दोस्तों धीरे, मतलब दोस्तों इनकी जो गति थी वो थोड़ी मंद थी। तो दोस्तों ये तीव्र तीव्र स्वतंत्रता की मांग, तीव्र स्वतंत्रता की मांग, तीव्र स्वतंत्रता की मांग है। दूसरा इसी के अंदर आपको ध्यान रखना, और इनकी जो मांग थी दोस्तों कैसी थी, वो मंद थी। यानी ब्रिटिश शासन के बैनर तले मंद विकास, तो इसके ये प्रवर्तक थे। दूसरा देखो दोस्तों उग्रवादियों के अंदर क्या था, तो दोस्तों ये शहरी मध्यम वर्गीय लोग थे, शहरी मध्यम वर्गीय लोग थे। लेकिन दोस्तों उदारवादियों के बारे में देखें तो ये दोस्तों धनी और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे। तो देखो दोस्तों ये धनी एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, धनी एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना हम दोस्तों अलग अलग आधार पर, है ना। तीसरा दोस्तों इन्हीं के अंदर, अब उग्रवादी क्या चाहते थे, उग्रवादियों की मांग क्या थी, ये उग्रवादियों की मांग थी कि जो ये आंदोलन चल रहा है स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैले। लेकिन ये जो उदारवादी थे ये चाहते थे कि इसकी जो भावना है वो सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे। तो देखो दोस्तों उग्रवादी स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे। लेकिन उदारवादी इसे सिर्फ या स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल में फैलाना चाहते थे। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इनमें मूलभूत अंतर है, फैलाना चाहते थे। तो इनके नेता तो आपने देख ही लिए दोस्तों अलग अलग कौन कौन से हैं। इसी के अलावा देखिए दोस्तों उग्रवादी ब्रिटिश सरकार के प्रबल विरोधी, ब्रिटिश सरकार के प्रबल विरोधी, तो ये ध्यान रखना ये प्रबल विरोधी रहे, है ना, ब्रिटिश सरकार के प्रबल विरोधी। और दोस्तों इधर ये जो उदारवादी रहे थे ये दोस्तों ब्रिटिश सरकार के समर्थक, तो ये ब्रिटिश सरकार के समर्थक रहे हैं। इसी के अलावा दोस्तों
और क्या प्रमुख बातें हैं दोस्तों इनके अंदर? ब्रिटिश सरकार के तो ये विरोधी रहे हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, और ब्रिटिश शासन का भारत में अंत चाहते हैं। ब्रिटिश शासन का भारत में अंत चाहते हैं उग्रवादी चाहते हैं। और दोस्तों उधर उदारवादी क्या चाहते हैं? ब्रिटिश शासन और पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा के प्रबल समर्थक ये मानते हैं कि जो भारत के अंदर विकास होगा, वो विकास कैसे होगा? वो विकास इन ब्रिटिश सरकार के बैनर तले होगा, इन ब्रिटिश सरकार के प्रभाव में होगा। ये मानते हैं कि भारत में अगर इंग्लिश अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है तो वो जो कोई व्यक्ति अगर धोती पहनता है और जो कोई अगर व्यक्ति अगर कोई सूट बूट पहनता है तो यह मत इनका ये था कि सूट बूट पहनने वाला व्यक्ति जेंटलमैन है और जो धोती पहनने वाला व्यक्ति है वो निहत्ता गरीब है, वो किसान है और वो अशिक्षित है। तो वो उस धोती पहनने वाले व्यक्ति को ये अशिक्षित मानते थे। इस उग्रवादी के अंदर दोस्तों ये उग्रवादी जो मध्यम वर्गीय थे, गरीब थे या वंचित थे, उन सभी के दोस्तों प्रबल समर्थक रहे। और दोस्तों इधर उदारवादी थे जो कि दोस्तों ये पश्चिमी विचारकों से प्रभावित थे। तो देखिए दोस्तों लास्ट इनके अंदर और क्या विभेद था, है ना। एक इंपॉर्टेंट विभेद आप इनके अंदर और देखें दोस्तों, कौन कौन से इनके अंदर विभेद प्रमुख रहा। छठा, उग्रवादी मुख्य रूप से किसानों पीड़ितों और शोषित वर्ग के साथ थे। तो ये ध्यान रखना, ये शोषित वर्ग के साथ थे। और इनके जो विचार है दोस्तों, ये विचार न्याय के लिए थे। लेकिन इधर जो दोस्तों उदारवादियों का देखें तो उदारवादी के दोस्तों ये पश्चिमी विचारकों से प्रभावित थे। ये पश्चिमी विचारकों ये दोस्तों कार्ल मार्क्स को अच्छा मानते थे। पश्चिमी विचारकों से प्रभावित थे। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रभावित थे। तो ये पश्चिमी विचारकों से प्रभावित थे। ये दोस्तों ईगल को पढ़े हुए थे, ये रूसो को पढ़े हुए थे, ये मैकियावेली को पढ़े हुए थे। तो ये दोस्तों ये ब्रिटिश शासन को बहुत ही अच्छा मानते थे। ये चाहते थे कि भारत में ब्रिटिश शासन कायम रहे और भारत में ब्रिटिश शासन के बैनर तले ही भारत के अंदर स्वतंत्रता या विकास किया जा सके। लेकिन इधर उग्रवादियों ने दोस्तों इस तीव्रता के साथ में दोस्तों ये आंदोलन किया। और इस आंदोलन के साथ में दोस्तों 1908 तक आते आते दोस्तों ये जो स्वदेशी आंदोलन था थोड़ा धीरे पड़ा। क्योंकि दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जब धीरे पड़ा तो स्वदेशी आंदोलन धीरे पड़ने की सबसे बड़ी वजह रही कि दोस्तों उस समय दोस्तों ये केंद्रीयकरण की स्थिति में नहीं था। एक जगह ही व्याप्त था सिर्फ बंगाल में, और ये पूरे भारत में नहीं फैल सका। उसे भारत में फैलाने के लिए 3 व्यक्ति प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे, लेकिन 3 व्यक्ति से दोस्तों ये पूरे भारत में नहीं फैल सका। और 3 व्यक्ति दोस्तों आपके अरविंद घोष है, विपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय है। 3 व्यक्ति ही प्रखर रूप से स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पूरे भारत में रहे। लेकिन दोस्तों उदारवादी से सिर्फ भारत में देखना चाहते थे, ऐसे चाहते थे कि ये सिर्फ भारत के अंदर ही फैले। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, इधर उदारवादियों के अंदर फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले भी इन्हीं के अंदर है, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले भी इन्हीं में शामिल है उदारवादियों में। और इधर उग्रवादियों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, राम नारायण बोस, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त, है ना, विपिन चंद्र पाल। तो ये सभी अलग हैं। ये दोस्तों उदारवाद का दौर चल रहा था। अब दोस्तों ये उदारवाद
और दोस्तों उग्रवाद के मध्य दोस्तों विभेद कौन से वर्ष में हुआ, तो लगभग 1905 के आसपास इनमें विभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और दोस्तों ये बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप इनके अंदर विभेद तो उत्पन्न हो गया, लेकिन दोस्तों इसका अगर सही सटीक अगर परिणाम देखने को मिला तो वो 1907 के सूरत अधिवेशन में मिला। उदारवादी चाहते थे कि वो किसी प्रकार दोस्तों यहाँ जो रास बिहारी बोस है उसे उन्हें यहाँ पर इस सूरत अधिवेशन का दोस्तों अध्यक्ष बनाए, लेकिन इधर उग्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय को या विपिन चंद्रपाल को इनमें से किसी को बनाया जाए। और इस लड़ाई के दोस्तों अंत हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में। ये दोनों दल अलग अलग हो गए, क्योंकि दोस्तों इधर सूरत अधिवेशन में 1907 के दोस्तों रावी ने जो आपके दोस्तों इधर ताप्ती नदी के तट पर ये दोस्तों अधिवेशन हो रहा था, और उसी समय दोस्तों ये दोनों दल अलग अलग हुए। और इस सबसे बड़ी विजय रही थी दोस्तों रास बिहारी घोष को दोस्तों इसमें 1907 के अधिवेशन में अध्यक्ष बना दिया गया। तो एक बेसिक सी बात आप ध्यान रखना दोस्तों कि 1907 के सूरत अधिवेशन में 1907 के तो दोस्तों 1906 का कौन सा अधिवेशन हुआ, तो आपको ध्यान रखना 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। तो एक तो ध्यान रखना क्योंकि खींचतान यहीं से शुरू हो गई थी। कलकत्ता अधिवेशन के साथ ही नरम दल और गरम दल में विभेद उत्पन्न हुए। क्या कारण था दोस्तों, लाला जी को बनाना चाह रहे थे और लाला जी को नहीं बनाकर फिर किसको बना दिया, दादा भाई नौरोजी को। तो 1906 के अंदर जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ और कलकत्ता अधिवेशन की जो दोस्तों अध्यक्षता की वो दादा भाई नौरोजी ने की। तो ध्यान रखना दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इसी के बाद दोस्तों 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन दोस्तों, सूरत अधिवेशन। उग्रवादियों को लगा या दोस्तों गरम दल के नेताओं को लगा कि इस बार तो हमारे किसी नेताओं को बनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों 20 वर्षों से कांग्रेस की स्थापना से लेकर अब तक ये उदारवादी ही प्रमुख रूप से इसके अंदर छाए हुए थे। तो अब उन्हें लगा कि यार क्यों ना, तो दोस्तों ध्यान रखना सूरत अधिवेशन में अब जो दोस्तों उदारवादियों ने फिर अपना कर्तव्य दिखाया और उदारवादियों ने फिर अपना ही नेता बना दिया। तो सूरत अधिवेशन में लाला जी के स्थान पर लाला लाजपत राय के स्थान पर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया। और अब दोस्तों ये दोस्तों नरम दल और गरम दल में ये पार्टी टूट जाएगी। तो कांग्रेस का यहाँ दोस्तों पहला विघटन हुआ, नरम दल और गरम दल। तो देखो दोस्तों नेता कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये नरम दल और गरम दल के जो नेता हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। ये उग्रवाद का दौर था और इसमें उग्रवादी या गरम दल के नेता लाला लाजपत राय और ये इधर वाले नेता गरम दल के और ये नरम दल के नेता थे। अब दोस्तों जब 1907 के अंदर दोस्तों ये कांग्रेस के अंदर विभाजन हो गया और दोस्तों इससे पूर्व अब दोस्तों जो कि सांप्रदायिकता बंगाल के अंदर फैल चुकी थी उसी का फायदा उठाया लॉर्ड दोस्तों कर्जन के बाद जो शासक या दोस्तों भारत के अंदर वायसराय बना वो था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के बारे में पूछा जाता है कि वह भारत का कौन सा वायसराय था जो कि कर्जन के बंगाल विभाजन के बाद उस उपजी हुई सांप्रदायिकता को और आग देता है, तो वो लॉर्ड मिंटो था, है ना। तो मिंटो तो दोस्तों भारत के अंदर वायसराय बनता है, क्या बनता है, वायसराय। और इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है मिंटो के अलावा दोस्तों अगर दोस्तों अब एक चीज आपको एक शब्द समझना है। एक तो होता है दोस्तों भारत सचिव और ये भारत सचिव के अधीन आता है दोस्तों वायसराय। एक एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया था कि बताइए कि ये जो लॉर्ड जो 1919 का मार्ले मिंटो अधिनियम इनमें से वायसराय कौन है। तो दोस्तों मार्ले साहब जो है दोस्तों भारत सचिव है। क्या है, मार्ले कौन है दोस्तों, वायसराय जो दोस्तों भारत सचिव है। और वायसराय कौन है दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। तो ये ध्यान रखना ये जो लॉर्ड मिंटो है ये लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था और मिंटो ने भारत में उस सांप्रदायिकता की नींव को और आग लगाई या और उसे हवा दी। तो ये सांप्रदायिकता का जनक
भारत में सांप्रदायिकता का जनक, सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है इसे, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक, सांप्रदायिकता का जनक का मतलब क्या दोस्तों, हिंदू मुस्लिमों में अगर विभेद अगर किसी व्यक्ति ने किया तो वो लॉर्ड मिंटो था। मिंटो साहब को कहा गया है कि मिंटो साहब आप जो ये आगे बो रहे हैं, ये जो आग आप लगा रहे हैं, इसकी दोस्तों ये लपटें बहुत भयंकर होगी। मिंटो ने कहा मुझे लपटें देखने का बड़ा शौक है और मेरी इस लपटों को देखने की रुचि बढ़ती ही जा रही है। और ये लपटें दोस्तों 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में पूरे भारत वालों ने देखी। तो ये दोस्तों वायसराय लॉर्ड मिंटो ने 1909 के अंदर दोस्तों एक अधिनियम लेकर आया जिसे कहते हैं आप मार्ले मिंटो अधिनियम। तो ये लपटें देखने का शौकीन है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों इसने भारतीय हिंदुओं और मुस्लिमों को लड़ाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ये दोस्तों पृथक निर्वाचन पद्धति जो लागू की दोस्तों, उसी के माध्यम से पहली बार भारतीयों के अंदर विभेद आया, लोगों के जनमानस के अंदर जो विभेद आया दोस्तों इसी के कारण आया था। तो देखिए दोस्तों, अब दोस्तों यहां से एक चीज समझना, 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। तो बंगाल विभाजन के कारण दोस्तों सांप्रदायिकता की आग तो लग ही चुकी थी। अब वो सांप्रदायिकता की आग का दोस्तों अंग्रेज अवसर देख रहे थे कि कब ऐसा अवसर आए और उस अवसर का हम फायदा उठाएं। 1905 के करजन के बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिमों में दोस्तों अशांति फैली कि उन्हें कहीं अलग न कर दिया जाए या उन्हें कहीं भारतीय जो जो अपना जो मूल क्षेत्र है उनसे हटाने दी जाए, हटाया न जाए। तो दोस्तों ये जो सांप्रदायिकता की आग अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों में और भारतीय हिंदुओं में फैलाई, और वो दोस्तों उसकी हवा को धीरे धीरे दोस्तों अब कुछ लोगों ने दोस्तों इसे अपने जो वास्तविकता था उस वास्तविकता के अंदर दोस्तों पिरोना शुरू कर दिया। अब दोस्तों ये जो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के बाद बंगाल विभाजन के बाद दोस्तों अभी आप जो हो रहा है स्कूल व्याख्याता के पेपर, अगर आप पेपर को देखेंगे तो दोस्तों अभी जो आरपीएससी पेपर करा रही है, अभी जो मैं दोस्तों पिछली क्लासों में पढ़ा रहा हूँ लगभग वही चीज़ें आपके उसके अंदर आ रही है। जैसे मैंने उसके अंदर आपको अधिवेशनों के बारे में अभी पिछली क्लास में पढ़ाया तो अधिवेशन उसके अंदर पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आप पुरानी हमारी क्लासें देखेंगे तो आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम जो क्लास के अंदर पढ़ाते हैं उससे उसी के लगभग हम यहाँ आपके ऑनलाइन के अंदर भी कंटेंट दे रहे हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों 1905 के बंगाल विभाजन के बाद 1 अक्टूबर 1906 को 1906 को सर आगा खां, क्या नाम है दोस्तों, सर आगा खां के नेतृत्व में, सर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम सदस्य दल शिमला जाकर, कहाँ जाकर दोस्तों, शिमला जाकर किससे मिलता है, तत्कालीन वायसराय। और तत्कालीन वायसराय कौन है, वर्ष 1906 के अंदर। तो ये वर्ष कौन सा है, तो ये ध्यान रखना 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम सदस्य दल तत्कालीन वायसराय कौन है दोस्तों, लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करते हैं। और लॉर्ड मिंटो फिर इन्हें कहता है कि तुम भारत में मुसलमानों के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा। तो मिंटो इन्हें क्या आश्वासन देता है, तो ये ध्यान रखना मिंटो आश्वासन देता है इस दल को। तो ये ध्यान रखना मिंटो के द्वारा दिया गया आश्वासन, और मिंटो के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, मिंटो के द्वारा दिया गया आश्वासन, मिंटो ने भारत में मुसलमानों के राजनीतिक हितों
की रक्षा करने की बात कही, करने की बात मुस्लिम लीग को कही। अब ये मुस्लिम लीग अभी बनी नहीं है, तो ये बात किसको कह रहा है? सर आगा खां को कहा, सर आगा खां को कही, सर आगा खां को कहा। तो ये ध्यान रखना, सर आगा खां को तो ये बात कह चुका कौन? लॉर्ड मिंटो। अब दोस्तों 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खां शिमला जाकर मिलकर आ चुके, किससे? तो दोस्तों लॉर्ड मिंटो से मिलकर आ चुके हैं। और ये दोस्तों मुस्लिम लीग की यहाँ से शुरुआत होने वाली है। अब मुस्लिम लीग बन रही है और ये इसके दोस्तों शुरुआती चरण है ना। अब देखिए दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को, और ये डेट इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, पिछले कई एग्जाम से पूछी गई, आपके पटवारी के एग्जाम में ये डेट पूछी गई है। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब, और ढाका के नवाब का नाम क्या है दोस्तों? ढाका के नवाब का नाम है सलीमुल्लाह खान। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग का गठन किया। तो ध्यान रखना, कौन सी लीग का गठन किया? मुस्लिम लीग का गठन किया। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग का गठन किया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग का गठन तो करें लेकिन अध्यक्ष ये नहीं बनेंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों, जो कोई चीज़ की अगर शुरुआत करता है तो वो नहीं बनता है ना। अब मान लो जैसे आपने कोई काम किया, आपने कोई शुरुआत की, तो क्या दोस्तों आप उसके संयोजक बनेंगे? नहीं बनेंगे, आप किसी और को बनाएंगे। तो इसी प्रकार सलीमुल्लाह खान ने भी मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन बने। तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन बने, और ये मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था इन्हें। इसके बाद में दोस्तों 1908 के अंदर अमृतसर अधिवेशन होता है, और अमृतसर अधिवेशन में दोस्तों ये जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग अब भारत के अंदर पृथक निर्वाचन की मांग कर रही थी। तो 1908 में, तो वर्ष ध्यान रखना दोस्तों, तो ये जो दोस्तों मुस्लिम लीग बनी, तो दोस्तों मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ, उस मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य हैं? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, मुस्लिम लीग के उद्देश्य इंपॉर्टेंट है ना। तो मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या है? मुस्लिम लीग के उद्देश्य, ये उद्देश्य दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई थी? तो मुस्लिम लीग के उद्देश्य मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या हैं? तो ये थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ ध्यान रखना। पहला इनका उद्देश्य था भारत में कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। दूसरी चीज इसी के अंदर आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, भारत में मुस्लिमों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना। भारत में मुस्लिमों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण था दोस्तों, और वो तीसरा इम्पोर्टेंट कारण क्या था? तो ये आपको ध्यान रखना, तीसरा इम्पोर्टेंट कारण कि इसका उद्देश्य का जो तीसरा इम्पोर्टेंट कारण था वो था ब्रिटिश सत्ता के लिए भारतीय मुसलमानों में प्रेम उत्पन्न करना। ब्रिटिश सत्ता के लिए भारतीय मुसलमानों में
प्रेम उत्पन्न करना, में प्रेम उत्पन्न करना, प्रेम या विश्वास, है ना। तो यहाँ प्रेम नहीं आएगा दोस्तों, विश्वास उत्पन्न करना, विश्वास उत्पन्न करना। तो ये इसके मूलभूत उद्देश्य हैं, विश्वास उत्पन्न करना। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे, उत्पन्न करना। तो ये ध्यान रखना, उद्देश्य क्या थे, भारत में कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना, भारत में मुस्लिमों की राजनीतिक हितों की रक्षा करना, ब्रिटिश सत्ता के लिए भारतीय मुसलमानों में विश्वास उत्पन्न करना। अब जब दोस्तों ये जो दल दोस्तों ये जो मुस्लिम लीग बन चुका है, तो मुस्लिम लीग ने 1908 के अमृतसर अधिवेशन, तो 1908 के अमृतसर अधिवेशन में एक मांग रखी। और वो दोस्तों मांग क्या थी, वो थी दोस्तों पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन। और ये दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई, निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग ने की। किसने की थी दोस्तों ये मांग? मुस्लिम लीग ने की। और जब मुस्लिम लीग ने ये मांग की दोस्तों, तो उसके बाद में मुस्लिम लीग की इस मांग के बाद में दोस्तों अब कहते हैं कि 1909 में ये जो मांग की, उस मांग को जो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो मुस्लिम लीग की मांग थी, उस मांग को दोस्तों पेट्रोल लगाकर दोस्तों हवा किसने दे दी, और पेट्रोल लगाकर दोस्तों आग लगा दी दोस्तों लॉर्ड मिंटो ने। 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया, जिसमें भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को दोस्तों उसने स्वीकार कर लिया था। और इसी मांग के साथ दोस्तों भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के साथ दोस्तों उनका जो दोस्तों अलग निर्वाचन कर दिया गया था। और दोस्तों इस अलग निर्वाचन करने के कारण दोस्तों पहली बार भारत में सांप्रदायिकता की जो मूल भावना अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो की दोस्तों, वह दोस्तों सफल हुई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। 1908 के बाद दोस्तों 1909 में लॉर्ड मिंटो, या दोस्तों इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के साथ भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अब ये जो दोस्तों आगे आप 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ोगे तो फिर ये और आगे हवा बढ़ती जाएगी, और फिर दोस्तों इसके अंदर इनका जो दायरा है सांप्रदायिक निर्वाचन का और बढ़ा दिया जाएगा। 1935 के एकता आते दोस्तों लगभग भारत के सभी वर्गों के लिए अलग अलग, इसमें ईसाइयों के लिए भी अलग निर्वाचन है, इसके लिए SC ST के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, तो अलग अलग प्रकार से भारत के लोगों को दोस्तों इसमें तोड़ने की कोशिश की गई, उनके अंदर फूट डालने की कोशिश की गई। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा, इसी के अलावा दोस्तों सूरत अधिवेशन के बारे में पढ़ा। इससे पहले दोस्तों हमने 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसके बारे में पढ़ा। दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों उस क्लास के माध्यम से दोस्तों हम जो बंगाल जो कि अब टूट चुका था, 2 भागों में हो चुका था, उसके बाद में दोस्तों अब इस बंगाल के अलावा दोस्तों अब जो भारत के अंदर एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति आने वाला है, और वो दोस्तों जो कि 1915 के आसपास जो दोस्तों व्यक्ति वापस आने वाला है, जो कि दक्षिण अफ्रीका गया, वो है महात्मा गांधी। तो गांधीवादी जो नेता है दोस्तों, और या गांधी के दोस्तों चरण है, उन चरणों को पढ़ेंगे। उन गांधी के दोस्तों इस पूरे आंदोलन के अंदर कौन कौन से प्रमुख उसकी घटनाएं रही, कौन कौन से आंदोलनों में उन्होंने सहयोग किया, उनके दोस्तों ये जो आंदोलन है या उनके द्वारा दोस्तों किए गए प्रयास है वो विभिन्न सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, है ना। तो दोस्तों आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि दोस्तों आजकल ये जो चल रहा है ऑनलाइन गेम्स, जिसके अंदर आप अपना पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, है ना, तो उनके लिए दोस्तों एक मज़ेदार कहानी है। और कहते हैं कि एक लड़का था जो कि किराएदार बनकर एक मालिक के घर गया, और वो माली जो कि दोस्तों बड़ा सारा मस्त सारा बंगला था, उस बंगले के अंदर रह रहा था, है ना। जब
वो लड़का उसके वहाँ पर गया तो उसने उसे अपने जो गेम्स है उसके बारे में बताया, और दोस्तों शेयर बाजार के बारे में बताया। तो दोनों एक दूसरे के दोस्तों जब पास में रह रहे थे तो उसी समय उसने वो सारी जानकारी उसके बारे में दी कि इस प्रकार गेम्स के अंदर पैसे लगाते हैं, ये ड्रीम्स 11 है, ये पेटीएम फर्स्ट गेम है, तो ये सारे के बारे में जानकारी दी। मैं जो युवा है उनके लिए ये बात कह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब उस व्यक्ति ने उस मालिक को, या जो मालिक था घर का, उसके जाकर कहा, जाति से वो मालिक था और दोस्तों उस घर का मालिक भी था, तो उस मालिक को कहा कि ये जो गेम्स है इस प्रकार इसमें पैसा लगाया जाता है। और जब उस मालिक ने उस गेम्स में पैसा लगाना और उस गेम को खेलना सीख लिया, तो थोड़े दिन बाद में दोस्तों वो दोनों एक स्थान पर मिलते हैं। और दोस्तों जो कि किराएदार था और वो दोनों अब दोनों एक किराए के मकान में रह रहे थे, और किराए के मकान में इसलिए रह रहे थे कि जो मालिक था उसका भी घर बिक गया था, है ना। तो दोस्तों आप भी ये जो मज़ेदार स्टोरी है इससे आप सीखें, और जीवन के अंदर कभी भी दोस्तों ऐसी चीज़ों की लत है जो कि ड्रीम 11, पेटीएम फर्स्ट है, ये दोस्तों ऐसे गेम्स के अंदर अपना समय बर्बाद नहीं करें। आपका जो समय है बहुत सीमित है, और इस सीमित समय का सदुपयोग करते हुए दोस्तों अपने जीवन में आगे बढ़ें, और राष्ट्र हित में अपना या राष्ट्र कल्याण के अंदर अपना जो योगदान है दोस्तों वो खुले हाथों से दें। और दोस्तों अब इस वीडियो सीरीज के दोस्तों अंत में दोस्तों अब इस वीडियो को अंत करेंगे, और दोस्तों अब फिर मिलेंगे बुधवार को। लेकिन दोस्तों हो सकता है आपकी दोस्तों अब आगे वाली क्लास हो दोस्तों एमसीक्यू आधारित पर हो, आपकी जो कमेंट है उस कमेंट के माध्यम से हम ये पता लगाना चाहेंगे कि आपको ये एमसीक्यू वाली क्लास अच्छी लगेगी, या फिर दोस्तों हमारी जो कंटेंट वाली क्लास है जो कि अभी डिस्क्रिप्टिव है और ये अच्छी लगेगी। तो दोस्तों आप अपना कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।